अपने ही लोग निभा रहे थे, लेकिन आप लोग नगड़ रहे थे। ये बात कहीं ना कहीं अफवाह है, क्योंकि आप जानते मोदी हैं। वैक्सीन तो कहा था ना तेरा। मैं बताता हूँ क्यों कहा था। मोदी वैक्सीन इस नाते कहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बात की रही थी। उस वक्त पैसा देता था। आप देख लीजिएगा, सरकार ने कोई फंड दे काम ने किया, मगर समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश से एक ऐसा युवा जिसने समाज सेवा को ही अपना संघर्ष बना लिया हो, एक ऐसा युवा जो अपने क्षेत्र में लगातार अपने समाज सेवा से सबका दिल जीत रहा हो, एक ऐसा युवा जिसके नाम लेते ही उस क्षेत्र में सारी जाति धर्म एक तरफ हो जाते हों, एक ऐसा युवा जो लगातार कमज़ोर दलित शोषितों की आवाज़ हो, एक ऐसा युवा जिसने 1350 RTI डाले हों, एक ऐसा युवा जो तल्ख जिसके बातों में तल्ख जिसके बातों में तर्क हो, एक ऐसा युवा जो लगातार लोगों के दिलों में जगह बना रहा हो, एक ऐसा युवा जिसको जहां अभी पहुंचना हो उससे थोड़ा पीछे हो, एक ऐसा युवा जो लगातार बुजुर्ग हो या युवा हो सबकी दिलों की धड़कन हो। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। जिस युवा के लिए हमने ये 2 लाइन की भूमिका बनाई है वो कोई और नहीं, चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, गोरखपुर मंडल के लोकप्रिय समाजवादी पार्टी के युवा नेता काली शंकर यादव जी हैं। आज हमने व्यक्ति विशेष में जो नाम दिए थे अपने दर्शकों के बीच, उस ट्रेंडिंग में काली शंकर यादव जी का नाम फर्स्ट नंबर पे रहा और आज हम उनका व्यक्ति विशेष करेंगे और व्यक्ति विशेष में इस व्यक्ति की विशेषता जानना चाहेंगे। हमने तो भूमिका में बता दिया कि क्या विशेषता है और इनके भीतर क्या विशेष है, आज जानेंगे। काली शंकर जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी कि आपने कम से कम ऐसा मंच दिया कि आज हम लोग खुल करके अपने मन की और अपने जो संघर्ष क्षेत्र की बात कर सकते हैं। और मैं उत्कर्ष पत्रिका के इस सराहनीय प्रयास को बहुत बहुत धन्यवाद नमन करता हूं कि इसी तरीके से वो लगातार प्रतिभाओं को मंच दे करके कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन करने का काम कर रहे हैं। लगातार ये आवाज़ आ रही है, काली शंकर यादव को सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि लगातार आप लोगों के बीच बाढ़ की विभीषिका चल रही है। बड़ा बहुमूल्य समय आपने दिया, हमारी कल से आपसे बात हो रही थी। जनता जानना चाहती है कि आपका जो राजनीतिक सफ़र रहा है वो तीखा रहा है, मीठा रहा है, किस तरह का संघर्ष रहा है। जरा खुल के अपने शिक्षा दीक्षा और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए, जो हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि में है, हमारे पिताजी समाज सेवा राजनीति में थे और लगातार जब हमारा जन्म होता है तो हम समाज सेवा को ही और राजनीति को जीते हुए देखे गए और कहीं ना कहीं पिता की प्रेरणा थी और मन में ये कुछ नेचर का गिफ्ट था कि गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, जो समाज में जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति प्रतिकार करने के लिए हमेशा मन में उद्वेदना जागती रहती थी। और ये शुरुआत जो होती है मूर्त रूप लेती है जब मैं 5वीं कक्षा से सेंट जोसेफ स्कूल से निकल करके जुबली इंटर कॉलेज में हमारा एडमिशन होता है। कक्षा 6 में अभी मैं था, तभी हम लोगों ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल करके हमने भारतीय मंच नामक संगठन बना लिया और हमारे संगठन का उस वक्त मुख्य उद्देश्य था जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनके खिलाफ लड़ना। और ये मन में जब आया जब जुबली इंटर कॉलेज के सामने अश्लील फिल्मों के पोस्टर लगना शुरू किए, जो टाकीजों में फिल्म लगती थी उनका पोस्टर हमारे स्कूल के गेट पे लगता था। हमने इसकी शिकायत अपने प्रधानाचार्य श्री चंद्रशेखर सिंह जी से किया। उन्होंने भी कई बात किया शासन प्रशासन से, मगर वो लगना हटा नहीं, क्योंकि उस वक्त अश्लील फिल्म माफिया चलाते थे सारा का सारा। तब हम लोगों ने भारतीय मंच के माध्यम से प्रतिकार करना शुरू किया। रोड पे आए, हम लोगों ने जाकर टाकीजों के सामने प्रदर्शन किया और तब जाकर के शासन प्रशासन ने हमारी बात को सुना और यही प्रक्रिया हम लोग को एक कदम आगे ले गई समाज सेवा के क्षेत्र में। और उस वक्त मैं अपने स्कूल का रेड क्रॉस का और स्काउटिंग का दल नायक भी बनाया गया और मैंने उत्तर प्रदेश को जाकर के शिमला में जब राष्ट्रीय रेड क्रॉस की प्रतियोगिता होती है तो रिप्रेजेंट किया और उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिलाने का भी काम करता हूं और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का भी काम करता हूं। उसके बाद जैसे जैसे हमारी स्कूली शिक्षा आगे बढ़ती गई, हम लोगों ने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान समारोह का पहला आयोजन हुआ और हम लोगों ने इसको ऐतिहासिक तरीके से चित्रगुप्त मंदिर में कराने का काम किया। जैसा कि उसके बाद हमने जो शुरुआत किया, गुटखा के खिलाफ स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम। गुटखा के खिलाफ हमने आंदोलन चलाया, शराब विरोधी आंदोलन हम लोग चलाया। और उस वक्त सांसद योगी आदित्यनाथ जी नहीं, महाराज जी हुआ करते थे, आदरणीय परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी उस वक्त सांसद थे। चूँकि हमने उनके सामने भी जाकर के गुहार लगाया। ये 8th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, मगर शायद वो हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाए। उस वक्त हिंदू युवा वाहिनी का गठन चल रहा था और वो हिंदू युवा वाहिनी थी जो कहीं न कहीं केवल धार्मिक उन्माद को पैदा करती थी। उसके खिलाफ भी हमने जाकर के आंदोलन चलाया। हिंदू वाहिनी के पोस्टरों को हमने कहा कि अगर आपको अच्छा काम करना है तो इस संघर्ष में आप भी आइए, मगर उन लोग आए नहीं। तो हमने अपने मंच के माध्यम से और विस्तार देना शुरू किया। स्कूली शिक्षा के दौरान हमारा संपर्क विश्वविद्यालय में हो चुका था। चूँकि हम लोग जो सामाजिक कार्य कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी व्यापकता बढ़ती चली जा रही थी। और जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो देखा कि यहाँ जो छात्र राजनीति होती है वो बड़ी अलग प्रकार की राजनीति थी, जिसको पूर्वांचली भाषा में कहते थे गुंडई की राजनीति होती थी। वहाँ माफिया उस छात्र संघ के चुनाव में हिस्सा लेते थे। तब हमने कहा कि हमें एक छात्र संघ बनवाना है। हमने अपना अभियान यूनिवर्सिटी में चलाया। मैं उस वक्त कक्षा 11 में पढ़ता था और मैं यूनिवर्सिटी की राजनीति में घुस चुका था। लोग मुझे जानते थे कि मैं विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। उसके बाद हमने वहाँ से अपना एक प्रत्याशी उतारा, रूप कुमार सिंह जी को, और उनको हमने 98 में फीस वृद्धि को लेकर के हमने ज़बरदस्त आंदोलन किया और गोरखपुर ऐतिहासिक बंदी हुई। उस वक्त एसएसपी राजेंद्र पाल सिंह हुआ करते थे और एलआईयू थी, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट थी, वो हमें विश्वविद्यालय में खोजती थी। मगर हमने वो प्रतिकार किया और हमारा प्रत्याशी जीता। तो वहाँ से मुझे और प्रेरणा मिली और उसके बाद फिर हमारी जो विश्वविद्यालयी शिक्षा रही वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुई। फिर कानपुर, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो पूरे विश्व के देशों के संसद का यह संगठन है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। मैं इस पर रिसर्च करने लगा। उसी दौरान हमारे एक मित्र से हमारी मुलाकात हुई। लखनऊ में रहता था, घर वालों ने मुझे लखनऊ भेज दिया था कि जाके तू वहीं पढ़ा लिखा, यहाँ तू राजनीति ढेर करता हुआ। तो माँ बाप को निश्चित तौर पे अपने पालियों की एक कैरियर की चिंता होती है, उसी चिंता में मुझे भेज दिया गया। वहाँ तो मुझे और बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया और संपर्क में हमारे वहाँ पे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के। और उससे पहले ही हमने आरटीआई के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। मुझे मालूम था कि एक आरटीआई हथियार मिल चुका है जिससे जनता की जो जन समस्याएं हैं और भ्रष्टाचार है उसको बाहर लाया जा सकता है। तो तकरीबन अब तक हमने 1350 आरटीआई किया। उसके बाद जब अखिलेश जी से हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने संजोग से उनको 2000 में जब वो चुनाव जीते कन्नौज से, और संजोग से उन्होंने कन्नौज में ही मेरी ज्वाइनिंग करा दिया। मैं उस वक्त ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था। और जब उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग कराया वहाँ पे कन्नौज में, और चुनाव जीतने के बाद उनको बुलावा आ गया यंग पार्लियामेंट्री यूनियन के रूप में, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जनेवा में। वो जाने वाले थे। मुझे याद है कि जब उन्होंने दिल्ली में थे तो मेरे लग उन्होंने कहा, काली शंकर, जो आपके लग इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के जो रिसर्च पेपर हैं आप मुझे भेजिए। मैं गया यहाँ से दिल्ली। संसाधनों की कमी थी, किसान परिवार से आते थे। तो मैं कहना चाहूँ इस वक्त जो सीताराम जायसवाल जी हैं, जो मेयर हैं, उनके लड़के हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता, हमारे मित्र हुआ करते थे, हैं भी। तो उन्होंने कहा, काली शंकर जी आइए, हम दिल्ली में आपकी सारी व्यवस्था करा देते हैं। तो उन्होंने कराया। उसके बाद हम गए आदरणीय अखिलेश यादव जी को सारा, उस वक्त वो युवाओं के राष्ट्र प्रभारी होते थे युवा संगठन के, और वो जा कर के उस संयोग से वहाँ जितेंद्र यादव जी भी बैठे थे, उस वक्त प्रदेश सचिव थे, लालू यादव जी की जो समधी थे। हमारा परिचय कराया उन्होंने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। ये काली शंकर हैं, गोरखपुर के हैं और बहुत ही अच्छा ये अध्ययन कर रहे हैं। वहाँ परिचय होता है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनेवा जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके पश्चात हमारा उनसे संपर्क युवजन सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो मुझको रखते हैं। उसके बाद आता है सहकारिता के क्षेत्र में मेरा प्रवेश होता है और सन 2004 में मैं चौरी चौरा में आकर के यहाँ पर चौरी चौरा विकास मंच का गठन करता हूँ।
जो चौरी चौरा में उस वक्त मुंडेरा बाजार विधानसभा हुआ करती थी और अनुसूचित हुआ करती थी। हमारा कोई स्वार्थ नहीं था उस वक्त, निस्वार्थ रूप से मैं जनता की जन समस्याओं को उभारना चाहता था, क्योंकि चौरी चौरा की ये धरती ऐतिहासिक धरती थी और यहाँ पे मैंने जन पंचायत लगाना शुरू किया। आपने कैप्टन अद्या प्रसाद दुबे जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है युवाओं के लिए। उन लोगों के साथ मिलकर के मैंने वहाँ पे चौरी चौरा विकास मंच गठन करता हूँ और वहाँ से अपना संघर्ष शुरू करता हूँ। तत्पश्चात कहीं ना कहीं रोजी रोजगार के क्षेत्र में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में सिलेक्शन हो जाता है और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का मैं यूपी का स्टेट कोऑर्डिनेटर हो जाता हूं। जैसा कि आप देखते हैं जन सेवा केंद्र जगह जगह लगे हुए। पहला हमने जन सेवा केंद्र का स्टार्ट 2008 में बक्सी का तालाब से कराया और तकरीबन 1600 जन सेवा केंद्रों को मैंने अपने हाथों से किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कालीशंकर मैं तुमको गोरखपुर के प्रदेश सम्मेलन में देखना चाहता हूँ। मैंने अपनी नौकरी को रिज़ाइन दे दिया। वहाँ पर हमने 2-3 नौकरियाँ भी की, मगर जो हमारा मुख्य, जो हमारे अंदर जो कहा जाता है, जो चीज़ आपकी चाहत होती है आप उसको कीजिए, तो मेरी चाहत समाज सेवा ही थी और वो राजनीति की तरफ, क्योंकि मुझे पता था बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे सत्ता जब तक नहीं आएगी, लोहिया जी जब तक कहते थे कि जब तक सत्ता में आप प्रतिभाग नहीं कर सकते तब तक आप जनता का सहयोग नहीं कर सकते बड़े पैमाने पर। तो हमने अखिलेश जी से प्रभावित होकर के, अखिलेश जी से ने जैसे आप जान रहे थे पहले से ही जोड़ दिया था। इस तरीके से हमने लगातार तमाम मुद्दों पे काम किया और उसके बाद सरैया चीनी मिल हो, चौरी चौरा शहीद स्थल हो, आरटीआई हो, तमाम जनहित याचिकाएं हो, उसके अलावा युवाओं के लिए आंदोलन हुआ हो, आपने देखा होगा जो ओबीसी और शोषित वर्ग है उसके लिए आंदोलन हुआ हो, बढ़ चढ़ के हमने भाग लिया। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं किसान महापंचायत हो रही है, वहाँ से हमारा भी बुलावा आ चुका है, चूँकि मैं सरैया चीनी मिल आंदोलन कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने के लिए बहुत है और अगर आंदोलनों की फहरिस्त बताएं काफ़ी समय आपका लग जाएगा। 1350 आपने आरटीआई, जो ताकत थी जनता की, आवाज़ थी जनता को, जहाँ से ताकत मिली। आपके 2-3 आरटीआई बड़े चर्चित रहे, लोगों के बीच आप फेमस हुए और ये लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश आप लगातार आरटीआई के माध्यम से भी करते रहे। 2 आपके आरटीआई काफ़ी फेमस रहे। एक तो आपने राष्ट्रीय पुष्प पर ये सवाल किया, ये किस तरह का था जवाब, आपको कैसा मिला? देखिए, जब हमें पता चला कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नहीं है, चूँकि ये शुरुआत हुई लोकसभा इलेक्शन से। जब वो लोकसभा इलेक्शन में जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो भारत सरकार का पोर्टल है उस पर दिखाई दे रहा था कि नेशनल, आज भी सर्च कीजिएगा, आज भी भारत सरकार की पूरे नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ लोटस साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब सरकार की सरकारी वेबसाइट पे है, तो यही होगा। हमने आरटीआई दाखिल किया, हमने आरटीआई दाखिल की। आरटीआई के बाद में दूसरी अपील में हमको जवाब मिला। फर्स्ट अपील में मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, सेकंड अपील में मुझको जवाब मिला कि भारत का कोई भी पुष्प राष्ट्र पुष्प नहीं है, ना ही इसके लिए कोई ऐसा ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। तब जाकर के हमने इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन दाखिल किया, शिकायत दर्ज किया कि यदि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नहीं है तो किस तरीके से भारत सरकार अपने वेबसाइट पे ये शो कर रही है, जिस पे करोड़ों लोग रोज़ विजिट करते हैं, कि भारत का राष्ट्र पुष्प फ्लावर कहीं ना कहीं पूरी जनता को, देश की जनता को एक झूठ के साथ दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये सवाल आपके मंच से भी है, आज भी ये है। तब जाकर के जब मैंने इलेक्शन कमीशन को किया तो इलेक्शन कमीशन ने मात्र, लगता है वेस्ट था इलेक्शन कमीशन, और एक लाइन में किया कि आपकी शिकायत निराधार है। तब मुझे लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं मुझे न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ेगा। और मैंने माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में जाकर के याचिका दाखिल किया कि इस पुष्प को, जो भारत का राष्ट्र पुष्प दिखाया जा रहा है, बीजेपी के इलेक्शन कमीशन इसको जब्त करें, इनके चुनाव चिन्ह को। और जब याचिका सुनवाई होती है, माथुर साहब चीफ जस्टिस उस वक्त जो रिटायर हो चुके हैं, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील खड़े होकर के कहते हैं कि कालीशंकर समाजवादी पार्टी के हैं, राजनीतिक याचिका है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाता है। मैं क्या धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय न्यायाधीश को। उन्होंने पूछा क्या कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति क्या यह जनहित की याचिका नहीं डाल सकता, उस पर चुप हो गए थे इलेक्शन कमीशन और एडमिट कर लिया माननीय न्यायालय ने, जिस पे बहस का दौर जारी है। हमारे तरफ से भी सारी चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी सारी चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं। अब आना है ऑर्डर के लिए डेट पे डेट अभी पड़ रहा है। अभी नेक्स्ट ऑर्डर 10 तारीख को है। मुझे पूरा विश्वास है ऐतिहासिक फैसला आएगा उसमें। बड़ा अच्छा लगता है जब देश का एक युवा, और देश की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा युवाओं की 65% जनसंख्या है, एक पढ़ा लिखा युवा लगातार समाज के आवाज़ बन रहा हो, समाज की सेवा कर रहा हो। सवाल खूब हैं, आपसे चर्चा खूब की जाएगी, तल्ख सवाल होंगे और हम उम्मीद करेंगे आप सीधा जवाब दें।
इस समय बाढ़ की भी विभीषिका है, सवाल बनता भी है। आपकी भी सरकार थी, 98 की भी विभीषिका आपने देखी होगी, किस तरह से त्राहिमाम मचा था। इस समय कुछ फुट से पानी, अभी आज बारिश आ रहा था, हम भी सहमे हुए थे और जो दर्द झेल रहे थे उनका दर्द और बढ़ रहा था। हम मना रहे थे बारिश ना आए, भगवान ने सुना, बारिश तो अभी तक कम ही हुई है। लगातार आप भी मदद कर रहे थे, सारी पार्टियां अपने स्तर से मदद कर रही हैं, लेकिन जब 98 की बाढ़ आई तो उससे उस बाढ़ से आपकी पार्टी ने क्या सीख ली? सत्ता से तो हम सवाल करेंगे, लगातार देख रहे हैं सब कुछ डूबा हुआ है, शहर के सड़क डूबे थे। माननीय राष्ट्रपति महोदय जब आए थे देखा कि गोरखपुर में किस तरह से पानी लगा हुआ था, सिंघड़िया भी पानी लगा था, अभी भी कुछ कुछ मोहल्लों में पानी लगे हुए हैं। सवाल सत्ता से होंगे, लेकिन आपसे सवाल भी है कि जब 98 की विभीषिका आई थी तो आपकी पार्टी ने बंधे के लिए क्या किया? सर, हमारी पार्टी ने जो काम किया वह ऐतिहासिक है, ये मैं नहीं बोलूँगा, रिकॉर्ड बोलेगा। और रिकॉर्डों में आप जा कर के चेक करा लीजिए, आप पत्रकार बंधु हैं, बहुत सहजता से आपको रिकॉर्ड उपलब्ध हो भी जाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब माननीय नेताजी की सरकार थी 2004 से मैं शुरुआत करता हूँ, और उस सरकार में चूँकि मैं चौरी चौरा क्षेत्र से आता हूँ और अपने क्षेत्र की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। उस वक्त जो बजट सरकार ने अलॉट किया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने उससे बंधों की ज़बरदस्त मरम्मत कराने का काम किया गया था 98 की बाढ़ को ध्यान में रखते हुए। और उस वक्त जो बजट थे, जो टेक्नोलॉजीज थी, उसको लगाया गया वहाँ बोल्डर पिचिंग का भी काम कराया गया, बंधों को मजबूतीकरण कराने का काम कराया गया। मगर एक बात आप जानते हैं कि केवल एक बार कराने से सारी चीज़ें नहीं, उसकी मरम्मत की लगातार आवश्यकता होती है। जैसे आदमी को अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए लगातार विटामिन्स की, लगातार योग की ज़रूरत होती है, उसी तरह बंधों के लिए भी ज़रूरत थी, मगर सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। माननीय आदरणीय अखिलेश यादव की 2004 के बाद कहाँ बाढ़ आई, मैं पूछना चाहता हूँ। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आई, आज जा करके देख लीजिए चौरी चौरा में जो विकास, चौरी चौरा ही नहीं वरन पूरे गोरखपुर को आप देख लीजिए, चाहे वो 500 बेड इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे आपका मदन मोहन विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, चाहे चिड़ियाघर को मजबूत रूप देने का काम किया, चाहे एम्स के लिए ज़मीन देने का काम किया गया, चाहे तमाम उपकेंद्र, विद्युत विभाग के उपकेंद्र लगाने का काम किया गया। और तो और जाके जब माननीय नेताजी की सरकार थी उससे पहले अगर आप जाके देख लिए होते कि बाढ़ का जो कछार का एरिया था वहाँ पूरा बलुई से भरा हुआ होता था, लोग बैलगाड़ी से जाना पसंद करते थे। मगर आज की डेट में देखिए उसी वक्त का काम है, जो सरकार का काम है, समाजवादी सरकार का काम है, फर्राटा लेकर के आज सड़कें दौड़ रही हैं। मगर 4.5 साल से आज उनकी भी दुर्दशा हो चुकी है। 17 सड़कों का अभी मैंने जाकर के कमिश्नर साहब को इसका एक ज्ञापन भी दिया था। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विकास कार्य हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 साल के अपने कार्यकाल में कर दिया, योगी जी 20 साल में आप नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। एक एक्सप्रेसवे आपको बनाने में, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाने में 4.5 साल का समय कम लग गया, मगर हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रिकॉर्ड समय में, रिकॉर्ड टाइम बजट में उन्होंने ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया, यमुना एक्सप्रेसवे, जहां जाकर के आप देखिए कि जगुआर उतरने का काम करे, फाइटर प्लेन उतरने का काम कर रहे हैं। यहाँ तो ट्रक नहीं चल पा रहे हैं, गड्ढा हो जा रहे हैं साहब, आपने न्यूज़ में तमाम देखा होगा। तो हमारे सरकार से इनकी कोई तुलना ही नहीं विकास में। ये केवल धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं। जनता को बहला फुसला करके इन्होंने वोट को लूटने का काम किया है। आपने इतना ही विकास किया था, आपने गठबंधन किया, आपने कहा यूपी को ये 7 पसंद है, विकास का आपने नारा दिया, फिर भी जनता ने आपको नकार दिया। सरकार का कहना है कि हम लगातार विकास कर रहे हैं। यहीं देख लीजिए, आपके गोरखपुर से विकास की बात की जाए, सरकार का कहना हमने चिड़ियाघर बनवा दिया, 4 विश्वविद्यालय दे दिए, नौका विहार को नौका विहार बनवा दिया, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो आपका 1650 करोड़ का बजट था, हमने कम बजट में दिया। गोरखपुर लिंक और क्या बोलते हैं, आजमगढ़ और बनारस एक्सप्रेसवे बनाने का सरकार काम कर रही है। सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त यूपी होगा, और सरकार ने रोजगार भी देने, देखिए रोज विज्ञापन आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। सरकार का पहला एजेंडा था, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, जब हम सत्ता में आएंगे 100 दिन में प्रदेश की हर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं कि हे सरकार, 100 दिन नहीं, आज आपके कई 365 दिन बीत गए और गड्ढा मुक्त कौन चलाए, गड्ढा युक्त हो गए हम। आज जगह जगह जाके देख लीजिए सड़कों की दुर्दशा क्या है। आज गांव में जाके देख लीजिए क्या क्या समस्याएं हैं। नाली बह रही है,
कहीं कोई गांव की पीढ़ा जाकर के देखने वाला नहीं। गांव का गरीब आदमी कैसे आज जी रहा है, उसके आज समाजवादी सरकार की जो प्रयास था कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, इसीलिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चाहे वो एम्बुलेंस सुविधा हो, चाहे 1090 सुविधा हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे बनाने की सुविधा हो, और जहाँ तक रहते हैं कम बजट की बात, हम तो कहते हैं साहब, अगर आप कम बजट में एक लिंक रोड भी जो बना रहे हैं साल भर में टूट जा रहा है, यही मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज रोड है जहाँ कमर भर पानी लग चुका है, लगातार टूट रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आकंठ डूबा हुआ है। आपको मैं बता दूं, चौरी चौरा ऐतिहासिक धरती है, सरकार शताब्दी वर्ष मना रही है, सीना ठोक ठोक के कह रही है कि हमने तो चौरी चौरा विकास की धारा बहा दिया, शहीदों के लिए सम्मान कर दिया। अरे जा करके जो 19 शहीद हुए थे, जिनको फांसी लगी हुई थी, उसमें एक का नाम है अब्दुल्ला शहीद। उनके परिवार की स्थिति जाइए, उनके घर में बिजली नहीं है। सरकार तो कह रही है हमने पेंशन भी दिया उनको, मदद भी हमने की है। पूरी तरीके से झूठ बात है साहब। आप मेरा वीडियो उठा करके आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आज अब्दुल्ला हो, चाहे वो आपका उनके वहाँ के जो उनके लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, किस मुफलिसी में जीने का काम कर रहा है। जब पानी बरसता है तो छत नहीं दिखाई दे जाती। उनके घर पे हमको धरना देना पड़ा था जब सबतुन निसा का देहांत होता है, जो उनके परिवार की आखिरी वारिस थी, उस वक्त प्रशासन का कोई आदमी गया नहीं। क्या यही शताब्दी वर्ष आप मना रहे थे? आज चौरी चौरा में आप चले जाइए, हमने लगातार बंधों की आपने बात उठाया था, हमने 6 महीने पहले ही लगातार बंधों के निर्माण के लिए और उनके मरम्मत के लिए आवाज उठा रहा था। आम घाट पुल टूटने से पहले हमने मात्र 4 दिन पहले ग्रामीणों के साथ, सैकड़ों महिलाओं के साथ वीडियो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमने धरना देने का काम किया था। जोगिया का जो बंदा टूटा उसके पिछीकरण के लिए बात किया था, आवाज उठाया था। आदेश हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक सरकार केवल वादा करके, ये वोट लूटने वाली सरकार है। न मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ हम सालाना रोजगार देंगे, योगी जी ने कहा 30 लाख लोगों को हम रोजगार का अवसर प्रोवाइड कराएंगे। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ का स्टार्टअप इनोवेशन फंड बनाएंगे। उन्होंने बोला कि हम जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उसके लिए निर्बल वर्ग आयोग बनाएंगे। आपने कहा था कि हम जब हमारी सरकार आएगी 2 GB मुफ्त इंटरनेट डाटा देंगे, लैपटॉप तो ऐसे बांटेंगे कि अखिलेश यादव बांटे थे। आपने बोला था कि 100 दिन में हम सारा का सारा जो 100 यूनिट जो गरीब का है उसको आप माफ कर देंगे। कहाँ है सरकार? सारे झूठ के पुलिंदे पर इनकी सरकार बनी है, और जो 2022 में ध्वस्त होने जा रही है, आप जाकर के इसका अपना सर्वे करा लीजिए। सरकार ने कहा, योगी सरकार ने कहा जो आंकड़े आए हैं यूपी में सबसे कम बेरोजगारी है, प्रति व्यक्ति आय सही है। सरकार का कहना है विकास हुआ, और खास करके सरकार का ये कहना है कि लॉ इन ऑर्डर हमारा 1 नंबर का है। या तो अपराधी जेलों में है या तो जेल के बाहर चले जाना चाहते हैं। यूपी में कोई अपराधी रुकना ही नहीं चाहता है। अपराधी अब तो घर घर पहुंच गए हैं साहब। जैसा कि उन्होंने बोला कि हम अपराध ख़त्म कर देंगे और अपराधी जेल में होंगे या छोड़ के चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि चेत जाइए? भाई हम नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट बोला कि चेत जाइए, तो वो तो सीधे हो रहा कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। सरकार अपना ही पीठ थपथपा रही है। मैंने RTI किया था, कई 100 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी आते हैं झंगहा में फोटो खिंचाते हैं, बकायदा पोज देते हैं कि देखिए इनका जो चावल धान देते वक्त पोज आए उनका। अरे गरीब का मजाक मत उठाइए। कहा जाता है हमारे संस्कृति में, मदद ऐसी कीजिए कि आपका दाहिना हाथ भी न जान पाए, मगर इनका मदद होता है 20 लोगों का और ढिढोरा पूरते हैं 2 लाख का। करोड़ों रुपये इनके आयोजनों में खर्च हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, पैसा किसका है? न हमारे बाप का है, न उनके बाप का है। ये सरकार जो पैसा है वो जनता का है, और जनता के ऊपर बड़ा हृदय करके खर्च होना चाहिए। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि आज कहाँ पे आज बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, कितने लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है? जो बच्चे कंकड़ पे सोने के लिए बंधे पे अभिशप्त हैं, टेंट नहीं डलवाया गया, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ये सरकार का काम है। जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सरकार का काम है, मगर ये सरकार तो पूंजीपतियों के मुख पे मुस्कान लाना चाहती है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की नीतियों, समाजवादी पार्टी की नीतियों से इनको कुछ
अनुसरण करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। नहीं तो जनता जिस राम के नाम पे आए थे, जनता आज उसी राम के नाम की कसम खा रही है कि इतना थप्पड़ पड़ेगा कि दोबारा 200 साल तक सत्ता में नहीं आ पाएंगे आप लोग। सरकार का ये कहना है, सरकार ने कहा कि सोया हुआ विपक्ष कहा गया आपको, और अखिलेश यादव लगातार वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बताते हैं। सरकार का कहना है कि भ्रम फैलाते रहे। अपने संसदीय क्षेत्र जो कि उनका आजमगढ़ है वो वहाँ गए नहीं। विपक्ष का कहना है, सरकार का कहना है कि आराम से एसी के रूम से निकलते थे और ट्वीट कर देते थे। आप जैसे कार्यकर्ता तो रहे, कोविड के समय में मदद करते रहे, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखे नहीं। विपक्ष की भूमिका उन्हीं के एक सांसद हैं किशोर करके, उन्होंने और फिर ब्रजेश पाठक ने अपने ही सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए थे, और विपक्ष की भूमिका सरकार के अपने ही लोग निभा रहे थे, लेकिन आप लोग नगड़ रहे थे। ये बात कहीं ना कहीं अफवाह है, क्योंकि आप जानते हैं। मोदी वैक्सीन तो कहा था ना आपके राज्य में। मैं बताता हूँ क्यों कहा था। मोदी वैक्सीन इस नाते कहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बात की रही थी। उस वक्त पैसा दे करके वैक्सीन लगवाने की बात की जा रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि देश का वैक्सीन होना चाहिए, नेशन का वैक्सीन होना चाहिए, जो गरीबों को मुफ्त लगना चाहिए। और आज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप जाकर के देख सकते हैं 700-800 रुपया लिया जा रहा है वैक्सीन लगाने के लिए। तो ये तो सरकार पूंजीपतियों के मुख पे मुस्कान लगाना चाहती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो अभी वैक्सीन नहीं लगवाया। उन्होंने कहा जब तक अंतिम व्यक्ति नहीं वैक्सीन लगवा लेता तब तक वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये तो अफवाह है। चूँकि आप जैसे अगर मीडिया ना हो, सोशल मीडिया ना हो, तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, क्योंकि आरएसएस जैसा यहाँ तंत्र मौजूद है। आज तो सारी मीडिया अडानी और अंबानी ने खरीद लिया है, बड़ी मीडिया। आप जैसी मीडिया ना हो तो हमारी आवाज़ को साहब कोई सुन ही नहीं पाएगा, हम चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे। अब अखिलेश जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, जैसा कि मैंने पहले किया, मदद ऐसा कीजिए कि दाहिना हाथ भी न जान पाए। मदद उन्होंने जो भी मरता था, आप देख लीजिएगा, सरकार ने कोई फंड देने का काम नहीं किया, मगर समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश से समाजवादी पार्टी ट्रस्ट फंड से जाकर के हर मृतक के घर पे 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड बोल रहा है साहब। तो क्या बात आप करते हैं मोदी? तो सरकार ने कहा कि यूपी मॉडल को सराहा गया। ऑस्ट्रेलिया ने यूपी मॉडल को सराहा, WHO ने यूपी मॉडल को सराहा। सरकार ने कहा कि यहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था की थी कोविड के लिए। सर, किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? उसी व्यवस्था की कि बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर गए। और ये मैं गारंटी देता हूँ, आपका भी जरूर कोई परिचित होगा कि जो मरा होगा। क्या उस वक्त यही मॉडल है? अगर ये मॉडल हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जीने के कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये मॉडल केवल पूंजीपतियों का मॉडल है। मैं बताना चाहता हूँ, राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की आवाज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन भर जनता के बीच रह रहा हूँ। जनता आज वो दिल में पीड़ा है कि अगर किसी ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे इनकी मौत हो गई तो सरकार आपके ऊपर मुकदमा ठोक देगी। कोई डॉक्टर, कोई तंत्र बोल नहीं सकता। आज हमारे आवाज़ पे भी पहरा बैठा दिया गया है। डेमोक्रेसी आज स्वतंत्र नहीं है। डेमोक्रेसी का आपने नंगा नाच देख लिया। ये प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में पर्चा दाखिला तक नहीं होने दिया गया। ये सरकार किस डेमोक्रेसी, किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? बाबा साहब का जो संविधान था उसको आप पलटने की बात करते हैं। राष्ट्रीय झंडा का जिन लोगों ने विरोध किया था, आज वही लोग राष्ट्रवादी बनते हैं। क्या राष्ट्र में मुसलमान नहीं है, दलित नहीं है, पिछड़ा नहीं है, गरीब कमजोर नहीं है? क्या उनकी आवाज़ नहीं, क्या उनका हक नहीं है कि वो महलों में रहें, एसी में चले? जो जनरल कोच होता था उसको भी आपने खत्म कर दिया है सरकार। और जो मुनाफा देने वाली कंपनियां थी, हे सरकार, उनको भी आपने अपने मित्रों को, अडानी और अंबानी को बेचने का काम करके जो उन्होंने आपके ऊपर उपकार किया था उसको भी आप उनके उपकार का चुकता कर रहे हैं। धन्य है ऐसी सरकार। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस मंच के माध्यम से, 2022 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। और भी रिकॉर्ड मतों से ये लोग दहाई में नहीं आएंगे। ये आज ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ओवैसी 100 सीटों पर लड़ेंगे यहाँ चुनाव। उन्होंने कहा कि आप वाई और एम को, चुनाव के समय एम की याद आपको आती है। वाई और एम की बात कर रहे थे कि आपको याद आती है, लेकिन जैसे ही एम आपको वोट दे देता है, आप चुनाव के बाद एम को भूल जाते हैं और वाई पर ध्यान देने लगते हैं। अरे सर, पूरी दुनिया जान रही है। अभी एक सर्वे आया था, उस सर्वे में बताया गया था कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है।
जो समाजवादी दल हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं ज़मीन पर, उनको कहीं ना कहीं दलाल के रूप में इसको लाया गया है ओवैसी को। ओवैसी क्या बात करेगा? ओवैसी कहाँ मुसलमानों का हित देखा? जो बीजेपी मुसलमानों का नाम लेकर के बात कर रही है कि मुसलमानों को देश से निकाला दिया जाए, तमाम तरीके के संविधान और कानून बना रही है, वही वो ऐसी ताल ठोक करके कहीं ना कहीं समाजवादी दलों को कमजोर करने का काम कर रहा है। वो मुसलमानों का हितैषी नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या वो हमारा भाई नहीं है? क्या आज़ादी के आंदोलन में उसका योगदान नहीं है? अगर योगदान नहीं है आज़ादी के आंदोलन में, जो चाहिए वो आप कीजिए, मगर इस चीज़ को सीना ठोक के स्वीकार कीजिए कि तमाम जो देशभक्त हैं उसमें मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान। देश की इकोनॉमी में जो माइक्रो इकोनॉमी है, आप उठाकर देखिएगा मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान है। केवल ये राजनीति, क्या मुसलमान, आप मैं पूछना चाहता हूँ, या मेरा नाली तोड़ा है या आपका खेत हड़पा है मुसलमान? कहीं नहीं, ये केवल बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है कि मुसलमान और पाकिस्तान तो दुश्मन है, क्यों नहीं जाके लड़ रहा है? फर्जी वहाँ पर फाइट दिखाते हैं। आप देख रहे थे कि जिस तरीके से दलाली हुई है, हथियारों की खरीद में भाग रहे हैं लोग। आपकी पार्टी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ब्राह्मणों पे बहुत जातियां हो रही हैं, ब्राह्मण लगातार उपेक्षित हैं, अत्याचार हो रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहा कि जहां मजबूत ब्राह्मण है, देखो ठोको, इस सरकार में नीति चल रही है, ब्राह्मण प्रताड़ित है। 13 उन्होंने कहा कि 23 में 13 मिल जाए तो हमारी सरकार बन जाएगी बसपा की। आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्राह्मण लगातार उपेक्षित है, लेकिन आपके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कारसेवकों पर जब गोली चली तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था कि किसी एक संप्रदाय को ठेस पहुंचता, दिक्कत होती। एक तरफ आप गोली चलवाते हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए सम्मेलन और उनके हक हुकूक की आप बात करते हैं। केवल बीजेपी का एजेंडा जो है और आरएसएस का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करना। उनके वहाँ रिसर्च सेंटर बने हुए हैं साहब, वो रिसर्च करते हैं कि कहाँ से कौन सा मुद्दा उठाया जाए और उसको हाईलाइट करके ज्वलंत बनाया जाए। हम तो वो ब्राह्मण, हमारे नेतृत्व करता रहे हैं ब्राह्मण स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, जिनको हम लोग आज भी पूजते हैं। उनके नाम पर दुनिया का सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट पार्क बना हुआ है, जनेश्वर मिश्र पार्क। जाकर के आप देखे भी होंगे, जाकर के देखने का काम कीजिए। हजारों जनता आज वहाँ जाती है। निश्चित तौर पर ब्राह्मणों के साथ कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है और ब्राह्मण को न्याय मिलना चाहिए। ब्राह्मण भी समाज का, हमारे देश का अंग है और वो नफरत फैलाने का काम न करें, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्राह्मणों को उन्होंने कितनी बड़ी कुर्सियां दे दी हैं। मैं पूछना चाहता था, ब्राह्मण को योग्य नहीं था मुख्यमंत्री बनने योग्य? क्या केवल योगी आदित्यनाथ जी योग्य थे? कलराज मिश्रा योग्य नहीं थे? मुरली मनोहर जोशी योग्य नहीं थे? सैकड़ों के आडवाणी जी जो थे, वो ब्राह्मण तो नहीं कहूँगा, मगर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की लगातार उपेक्षा हुई, उनको हाशिए पर डालने का काम किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या, जिस तरीके से, अगर आपके नाम राम आराध्य हैं, भरत जी ने खड़ाऊ रख करके काम किया था, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों किनारा किया गया? मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब गोधरा कांड हुआ था तो उन्होंने राजधर्म आपको सिखाया था कि राजधर्म क्या होता है। उस पल भी आप कुटिल मुस्कान करके जो आपके अंदर षड्यंत्र चल रहा था, उनको कहीं ना कहीं आप लोगों ने किनारा लगाने का काम किया, क्योंकि आप चाहते थे आपके पूंजीपति भाइयों के लिए साम्राज्य खड़ा करना हिंदुस्तान में। मगर सोच लीजिएगा, हम समाजवादी आपके मंसूबों को किसी कीमत पे पूरा नहीं होने देंगे। 2022 से शुरुआत होने जा रही है और कलकत्ता में इसका उद्घाटन हो चुका है और उत्तर प्रदेश से इसका आगाज जबरदस्त खेला होवे नहीं सर, यहाँ तो खदेड़ा होवे, खेला नहीं खदेड़ा होवे, खदेड़ा होगा। यहाँ पे भागना होगा भाजपा को। बीजेपी एक तरफ कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन खुद कांग्रेस युक्त हो रही है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। हमने देखा कि 6 साल पहले बीजेपी ज्वाइन किए विश्व शर्मा, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी का रही हमारे यहाँ कैरियर है। जितिन प्रसाद आ गए, ज्योतिषराजे सिंधिया आ गए। हमारे यहाँ परिवारवाद वंशवाद नहीं है। बीजेपी में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो कोई भी हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी 6 महीने पहले पार्टी छोड़कर बीजेपी में आते हैं और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो प्रमुख हैं विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के।
भारतीय जनता पार्टी का रही, आपके यहाँ वंशवाद है। अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो समाजवादी पार्टी का होगा। कांग्रेस में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो अभी तक कांग्रेस कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। तो लगातार बीजेपी का ये कहना, मुख्यमंत्री होगा एक ही परिवार का होगा, क्या इस पे कहें? पहली बात, बीजेपी ने बिल्कुल सही कहा कि उनके वहाँ कैरियर है। किसका कैरियर है? जो घोटाले वाले, उनके वहाँ वॉशिंग मशीन है, ज़बरदस्त बहुत बड़ी इंटरनेशनल क्वालिटी की वॉशिंग मशीन है, जिसमें जो भी कोई अपराधी रहेगा, जो भी कोई भ्रष्टाचारी रहेगा, जो भी कोई हत्यारा डाकू लुटेरा रहेगा, उस मशीन में जाएगा और बीजेपी की तरफ जब निकलेगा तो वो सबसे स्वच्छ आदमी हो जाएगा, पवित्र आदमी हो जाएगा। उससे अच्छा बेहतर इंसान हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में नहीं हो सकता। तो निश्चित है जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं क्योंकि उनको स्वच्छता की गंध आ रही है उधरी से। और जहाँ तक बात बता दूं कि हमारे वहाँ आपने कहा वंशवाद की, तो हमारे वहाँ पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक व्यवस्था है साहब। इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्टर्ड होती है, हम प्राइवेट नहीं इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते। इलेक्शन कमीशन बाकायदा इनका प्रक्रिया है, चुनाव होता है, और चुनाव में अगर एक लड़के, अगर नेता के किसी एक लड़के की योग्यता ज़बरदस्त है और जनता उसको चाह रही है, कार्यकर्ता उसको चाह रहे हैं, टिकट आपकी पार्टी ही तो देती है। अरे टिकट हमारी पार्टी नहीं, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बना हुआ साहब। तो बोर्ड ही तो तय करता है। एकदम बोर्ड तय करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को टिकट मिलता है। काली शंकर यादव को क्यों नहीं टिकट दिया गया? इतने युवा, प्रखर वक्ता, शिक्षित व्यक्ति, जो व्यक्ति 1350 RTI डालता है, जनता की आवाज़ है, चौरी चौरा क्षेत्र से लगातार समाज की सेवा कर रहा है, जॉब छोड़कर आया हुआ है, क्या उसे संगठन में झुंझुने वाली पद को देकर उस व्यक्ति को, आप 2000 से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च आया कि संसद और विधानसभा में 12% युवा हैं, और वो युवा जिन्हें जो विधायक और सांसद बने हैं, या उनकी सबकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, या तो दादा विधायक रहे हैं या चाचा विधायक रहे हैं, कोई व्यक्ति उनके घर से राजनीतिक पृष्ठभूमि में रहा है। युवा का मतलब आज क्या है? युवा का मतलब अखिलेश यादव, युवा का मतलब प्रतीक यादव, युवा का मतलब तेजस्वी यादव, युवा का मतलब चिराग पासवान, युवा का मतलब तेजस्वी सूर्या, युवा का मतलब दुष्यंत चौटाला। ये कौन युवा है? युवा का मतलब सचिन पायलट, उनकी राजनीतिक, युवा का मतलब ज्योतिष राजे सिंधिया। युवा की परिभाषा है क्या? अगर युवा, हमारे यहाँ युवाओं की संख्या 65% है, मैंने बताया। एक युवा हमारे सामने बैठा हुआ है जो पढ़ा लिखा है, मुखर आवाज़ है, अपनी बात बड़ी प्रमुखता से रखता है जनता के। आपकी पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, हमारे पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें इग्नोर किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी इग्नोर किया है और वो किसी युवा को इग्नोर नहीं करते हैं। सबसे बड़ी खासियत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की। वो लगातार हम लोगों से भी कहीं 2 महीने पे 3 महीने पर वार्ता होती है और उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां दे रखी हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ का डायरेक्टर रहा। सबसे कम उम्र के युवा 24-25 साल की अवस्था में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हो जाता हूँ, रिकॉर्ड है। वो किसकी देन है? मैं जिला सहकारी बैंक गोरखपुर महाराजगंज का डायरेक्टर होता हूँ, वो किसकी देन है? समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता रहता हूँ, वो किसकी देन है? निश्चित तौर पे युवा तो एक ही मैं बस देखता हूँ हिंदुस्तान में, वो अखिलेश यादव है, जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि युवा का मतलब होता है मतलब डेवलपमेंट। उन्होंने डेवलपमेंट कर, परिवार का डेवलपमेंट, परिवार का डेवलपमेंट उन्होंने लोहिया की नीति क्या थी? लोहिया की परिभाषा क्या है? समाजवाद की बात वो करते थे। समाज जितने ओबीसी लोग हैं या जो भी समाज में है, हाशिए पर है, समाज सीटों का बंटवारा हो, संसाधनों का बंटवारा हो, समान रूप से बंटवारा। 14 में अगर सांसद भी जीते तो 5 लोग एक ही घर से, टिकट भी मिलता। अभी शिवपाल सिंह यादव जी को देख लीजिए, उनके बेटे को देख लीजिए, राम गोपाल यादव जी को देख लीजिए, परिवार ही तो है। आप इस पर क्या कहेंगे? परिवारवाद है तो नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, ये परिवारवाद इसको मैं नहीं मानता हूँ। आप ये बताइए, क्या केवल 5 ही लोगों को टिकट दिया गया था क्या? अरे आपने देख लीजिए, हमारी पार्टी तो 5 जीती, और लोगों की क्या स्थिति थी? हमारे पार्टी में एकदम पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था है, और हम जो लोहिया जी के समाजवाद है उसको हम जीते, ओढ़ते, पहनते, खाते, सब कुछ करते हैं उसी समाजवाद से। और सबसे बड़े समाजवाद के अगर कोई ध्वजावाहक हिंदुस्तान में कोई आगे चल रहा है, कोई युवा है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। कि उनके नेतृत्व में आपने देखा होगा कि किस तरीके से संसद में उन्होंने गरज करके गरीब लोगों के लिए, स्नातकों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, दलितों के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं।
मगर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जानती है, डरती है कि अगर यह युवा अपने घर से निकल दिया गया, जब भी वो घर से निकलने की कोशिश करते हैं घेरवा लिया जाता है, पार्टी कार्यालय में पुलिस घुस जाती है, लाठीचार्ज हो जाता है। आपने देखा होगा अखिलेश जी के ऊपर पहरा बैठा दिया जाता है, उनको रोड पे निकलने नहीं दिया जाता है, मगर हवा को कोई रोक नहीं पाएगा। 2022 आपको बताएगा असली युवा कौन है, अखिलेश यादव कि कोई और। आपके पार्टी का नारा है 22 में बाइसिकल। इस बार साइकिल की रफ्तार क्या होगी और आप किन एजेंडों में, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे? 350 पार निश्चित तौर पे। मैं ये कोई राजनीति वाली बात नहीं कर रहा हूँ। और जब हम सरकार में आएंगे तो जो जो योजनाएं हमारी थी, जिनको जन विरोधी बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया, उसको हम स्टार्ट करने का काम करेंगे। 300 यूनिट जनता को सस्ती मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। 1500 रुपये लोगों को, गरीब लोगों को देने का काम करेगी सरकार। युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार की व्यवस्था की बात कर दी है सरकार। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिएगा कि अगर जो अगला 5 साल आएगा 2022 के बाद, उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्णिम होगा, क्योंकि समाजवादी जन कल्याणकारी सरकार होगी 350 सीटों के अधिक के साथ। मैं जब आपके क्षेत्र में गया था, लगातार आपके लोगों के बीच आप मना भी कर रहे थे, लगातार लोगों के बीच ये आवाज़ उठ रही थी कि राजनीति धैर्य मांगती है, और आपने धैर्य दिखाया है। आप 2000 से जुड़े हुए 18 साल के आसपास आपकी राजनीतिक कैरियर हो गई, एक लंबा सफ़र आपका रहा है, लगातार क्षेत्र के बीच बने हुए हैं। कुछ आपके बीच समर्थक कर रहे हैं इस बार भैया नाई टिकट तो निर्दल। इस बार आप अपनी हुंकार कहाँ से भर रहे हैं 2022 के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए? हमारे जैसा कि बताया कि हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। आपने अपनी इच्छा कहाँ आवेदन हमने चौरी चौरा विधानसभा से किया, चूँकि वो हमारा जन्मस्थली है और कर्मस्थली भी है। लगातार मैं सन 2000 से, सबसे पहले मैं साधन सहकारी समिति का अध्यक्ष वहीं से मैं चुना गया 21 साल की अवस्था में, और लगातार मैं वहाँ को लेकर के काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे हमारी पार्टी जिसको भी वहाँ से टिकट देगी, चाहे मुझे देगी या किसी को भी देगी, मैं पूर्ण रूप से पार्टी के साथ हूँ। जनता की जन समस्याओं को लगातार उठाता रहूँगा, काम करता रहूँगा, समाजवादी विचारधारा को बुलंद करता रहूँगा। और जो जनता है, चौरी चौरा की महान जनता है, उसके अंतिम व्यक्ति के मुख पर मुस्कान लाने के लिए संघर्ष करता रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होगा, पार्टी किन मुद्दों पर लड़ेगी वो आपने कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड या राष्ट्रीय अध्यक्ष और या आपकी प्रबुद्ध लोग बैठ कर इसको तय करेंगे क्या होगा। काली शंकर यादव अपने विधानसभा क्षेत्र में, अगर आपकी पार्लियामेंट बोर्ड आपको अगर वहाँ से टिकट देती है, उत्कर्ष पत्रिका पर हम पूछना चाहेंगे, और ये हम अपने प्रत्याशियों से जो हैं, जो चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव रहा, हम पूछते रहे हैं, वो 3 काम बताइए जो आप अपने विधानसभा में चाहते हैं कि आप करेंगे। सबसे पहला, चौरी चौरा जैसा ऐतिहासिक स्थल नाम है। अभी आपने देखा, आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी, अभी कुछ दिन पहले हमने रिसर्च किया था, और जो राजधानी गाँव है ब्रह्मपुर ब्लॉक का, उबधौलिया है, बसुही है, गुड़सैरा है, वहाँ निश्चित तौर पे वो ऐतिहासिक ऐसा कहा जाता है कि वो राजधानी क्षेत्र जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली है। इस पे जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे अलेक्जेंडर बकिंघम की किताब मिलती है, जो बकिंघम यहाँ पे 1876 में आए थे, जिन्होंने कुशीनगर और गौतम बुद्ध की स्थली की खोज किया था। उन्होंने ही ये लिखा था, कहीं ना कहीं यही वो पिपली वन है जहाँ गौतम बुद्ध की माँ रहीं और उनका कोख से जन्म होता है। यही वो ऐतिहासिक क्षेत्र है जहाँ पे लोगों ने चौरी चौरा जन विद्रोह को देखा, पूरी दुनिया आज उसको जानती है। उस एक तो नंबर 1 इसको हम पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पर नंबर 1 बनाना चाहेंगे। युवाओं के हब के रूप में यहाँ पे रोजगार हब होगा निश्चित तौर पे। यहाँ पे जैसे कि सरैया चीनी मिल है और भी बहुत सारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़े करेंगे। तकरीबन अपने क्षेत्र के 50% युवाओं को चौरी चौरा में रोजगार देने का काम करेंगे जी। और दूसरा जो काम होगा, पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करना, जिससे पूरा यहाँ पर्यटन स्थल डेवलप हो सके। जो हमारा तीसरा काम होगा वो यह होगा कि यहाँ पर जो आज गांव-गांव में, गली-गली में जो समस्या है, आपको मोदी जी ने कहा था क्योटो बना देंगे बनारस को, बना तो नहीं पाए, मगर हम ये ज़रूर बताएंगे कि दिल्ली से कमतर चौरी चौरा नहीं होगा। यहाँ की सड़कें चमकेंगी, 24 घंटा बिजली होगी। यहाँ पर आज जाग देख लीजिए, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ पे
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा, मेडिकल कॉलेज तक हम खुलवाने का काम करेंगे और जो चीनी मिल बनी है उसके लिए उसको चलवाने का भी काम करेंगे और बहुत सारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। चौरी चौरा निश्चित तौर पे एक सिटी के रूप में जाना जाएगा, यह हमारा पूरी तरीके से प्रतिबद्धता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा एक इंटरव्यू में 100% में 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मतलब कि 60 वो पा रहे हैं, 40 में भी आधा पा रहे हैं, मतलब आप 20 में हैं। कहाँ आप अपने आप को देखते हैं? मौर्य जी कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनको पिछड़ों से लेना देना नहीं है, वो केवल कुर्सी के लिए है। मैं पूछना चाहता हूँ जो मौर्य समाज है उसके लिए उन्होंने किया क्या आज तक? मौर्य समाज को कौन सा सम्मान मिल रहा है? आज मौर्य समाज भी कहीं न कहीं दोयम दर्जे का नागरिक बन करके गाँव में जन सुविधाओं न प्राप्त होने के अभिशप्त से गुजर रहा है। ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, समाज के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जात के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा कोई झूठा आदमी हो नहीं सकता। जाके आज मौर्य समाज उनको जवाब देने के लिए तैयार है कि जो मौर्य समाज को सिर्फ बेच करके जो आज राजगद्दी प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्या सम्मान है? आपने देखा होगा किस तरीके से कुर्सी बैठाया गया। अभी 6 महीने से चामक चुमक कर करके उनको कहीं ना कहीं फुसलाने का काम वो भी कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है साहब, 100% समाजवादी है सब। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम बड़े पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। एक तरफ आप विपक्ष में बड़ी भूमिका के लिए उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जब यहाँ की समर्थन की बात आती है यूपी में तो आप कन्नी काटते हैं। कतई नहीं कन्नी काट रहे हैं। ये दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की और गरीब जो आम जन है उसकी पार्टी है। तो जो छोटे छोटे दल हैं, आपने कहा कांग्रेस से हमने गठबंधन किया, हमको नुकसान हुआ, हम बड़े पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। आज कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, उसको किसी तरह ऑक्सीजन दे दे करके पंप चला करके जिंदा किया जा रहा है। आज जो जन भागीदारी है और जो जन संघर्ष है वो समाजवादी पार्टी कर रही है। जनता के बीच से आते हैं, लगातार अपने समाज में सेवा भी कर रहे हैं, खैर एक पार्टी के तरफ से हैं। ये जो हमने सवाल की लिस्ट तैयार की, इसमें एक सवाल है किसी व्यक्ति ने दिया है, ये धनंजय नाम के व्यक्ति ने कहा है कि ज़रा पूछ लीजिएगा नेताजी से, जिस तरह रेमडेसिविर की दिक्कत थी, जिस तरह से लोग परेशान हुए कोविड के दौर में, एक फेसबुक ऐसा मंच था, सोशल मीडिया ऐसा मंच था कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। किसी ने नहीं देखा कि ये ओबीसी हैं, ये दलित हैं, मुसलमान है। कई जगह तो ये भी खबर आई कि किसी सतीश के लिए अब्दुल्ला लाइन में लगे थे, किसी अब्दुल्ला के लिए कोई ध्यानचंद या जो भी कोई हिंदू लाइन में लगा था ऑक्सीजन के लिए। इंसानियत दिखी। फेसबुक पर लोग बताते थे कि भैया फलाने बेड वहाँ खाली, आप चले जाइए। इंसानियत दिख रही थी। और उनका कहना था कि हम ये सोच रहे थे 22 में कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त था, ये भी सही है कि जब अब हमने देखा कि ऊपर से जो 5 कंट्री थे जो स्वास्थ्य में पहले नंबर पे आते हैं, 5 अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर धराशाही हो गए। तो हम गरीब देश हैं, भारत 120वें नीचे से आता है, तो लाजमी था कि जब देश की 30% जनसंख्या किसी हॉस्पिटल की तरफ भागेगी तो दिक्कत आती है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उनका ये प्रश्न था कि इस बार मुद्दा हॉस्पिटल का होता, इस बार मुद्दा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का होता, ऑक्सीजन का होता, जनता की मूलभूत चीज़ों का होता। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो नारा था 17 में विकास बोल रहा है, यूपी को ये 7 पसंद है, वो भी तो इसी मंच पर आके लड़ रही है। जातिवाद, ब्राह्मण किसके तरफ है, 13% किसके तरफ जाएगा, छोटी राजभर किसके तरफ आएगा, पटेल किसके तरफ आएगा। फिर ये सारी राजनीतिक पार्टियां उसी पिच पर आकर खेल रही हैं। विकास गौण है, विकास की बातें नहीं हो रही हैं। हमारे लिए विकास अहम है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए विकास की प्राथमिकता है और विकास यह कहने वाली बात नहीं है। उन्होंने जो विकास करके दिखा दिया है अपने कार्यकाल में, मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में, वो जग जाहिर। क्यों जनता ने नकार दिया? जब इतना विकास किया था तो जनता को दोबारा चुनना चाहिए था, जनता ने उन्हें फिर से नकार दिया। बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि एक ग्वाबल्स लॉ होता है। जर्मनी के विद्वान थे ग्वाबल्स। उन्होंने कहा कि यदि किसी बात को 100 बार आप, किसी झूठ को आप कहते हैं तो सत्य के समान प्रतीत होने लगती है। हम लोग यथार्थवादी हैं जो समाजवादी हैं, मगर बीजेपी का झूठ पूरे जग जाहिर है। बीजेपी ने जो सपना दिखाया जनता को कि अगर हम आ जाएंगे
तो दूध भात बहने लगेगा, जनता के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएगा। जनता को जो भरमाने का काम किया, मैं आपको अपने क्षेत्र चौरी चौरा की बात बता देता हूँ। 2017 का साहब चुनाव होता है, उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह जी आते हैं और गृह मंत्री भी रहते हैं, और आकर के वो कहते हैं चौरी चौरा वालों देखो हमारी जब सरकार आ जाएगी 2017 के बाद तो आपको हमें चौरी चौरा मिल से धुआं निकाल के दिखा देंगे और जो 100 करोड़ रुपया बाकी है किसानों मजदूरों का उसको दिलवाने का काम करेंगे। बिल्कुल सही बात कहा था आदरणीय अमित शाह साहब, आपने कहा था धुआं निकलवा देंगे, धुआं तो निकला, मगर वो धुआं गरीबों और किसानों का निकला जो आज गरीबी में अभिशप्त हैं। झूठ बोलने का काम किया, 4.5 साल साहब बीत गया, क्या हुआ आपके वादे का? और तो और वादों को मैं गिना दूं, 100 दिन में कहा था गड्ढा मुक्त योगी जी कर देंगे सारी प्रदेश की सड़कों को, आप उसका हाल जान रहे हैं, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम 100 यूनिट गरीबों को बिजली यूनिट मुफ्त देंगे, वो भी उन्होंने नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था 1000 करोड़ का स्टार्टअप इनोवेशन फंड स्टार्ट करेंगे, वो भी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था 30 लाख नौजवानों को रोजगार का अवसर देंगे। इसी नाते कौड़ीराम में रोजगार जब उन्होंने उतरे तो पूछे बाबा जी कहिया आर्मिया की भर्तियाँ हुई, जवाब नहीं दे पाए बाबा जी, चले गए सीधा। आज तो गांव-गांव में उनके विधायक जैसा देखा कि आपने एक सांसद का हमारे क्षेत्र में प्रतिकार होता है, उसको वहां से लौटना पड़ता है। जनता आज गुस्से में है। मैं जनप्रतिनिधियों को बहुत प्रेम पूर्वक भाजपा के हाथ जोड़ के कहूँगा, क्षेत्र में अब ना निकले, 4.5 साल तो नहीं निकले, 6 महीना पटा जाइए, नहीं तो जनता क्या दुर्दशा करेगी, वो जग जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने एक तरफ वैक्सीन का भ्रम फैलाया कि ये मोदी वैक्सीन है, ये है, मतलब आप लेकिन अब्बा जान को आपने वैक्सीन लगवा दिया, अपने परिवार को आप वैक्सीन लगवा रहे हैं और जनता को आप भ्रम फैला रहे हैं। योगी जी को एक तो मैं बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं योगी जी को अपने जवान पे नियंत्रण रखना चाहिए। उनके आगे योगी लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि योगी का अर्थ पहले वो सोचें, समझें और उसकी परिभाषा लोगों को बताएं। सुनने में आता है योगी जी तो माँ बहन की गालियों दे करके संबोधन करते हैं। क्या माँ बहन वो किसकी होगी? ये क्या योगी का आदर्श है? तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। और जहाँ तक रही कि मोदी वैक्सीन की बात, मोदी वैक्सीन इस नाते कहा गया, उनका जो आशय था मोदी मतलब पूंजीपति, और ये पूंजीपति की वैक्सीन थी, उसको लाभ पहुंचाने के लिए थी, क्योंकि उसका पैसा देने का प्लान बनाया जा रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशय कहीं मीडिया जो गोदी मीडिया है, अडानी और अंबानी की मीडिया है, कहीं न कहीं उसका आशय उनका यही था कि वो उस गोदी मीडिया के माध्यम से पूंजीपतियों की वैक्सीन नहीं, मुफ्त वैक्सीन चाहिए, समाजवादी वैक्सीन चाहिए। समाजवाद का मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द लिया गया है। समाजवादी मतलब कोई व्यक्ति विशेष कट्टरता नहीं है। समाजवाद हमारे संविधान का एक आदर्श शब्द है। उस शब्द के जनता के लिए प्रयोग होता है और उस जनता के हित की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही। इसको तो गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। लास्ट प्रश्न है, फिर हम क्लोज करेंगे वीडियो। ये किसी से छिपा नहीं है, इस चीज़ को आप भी मानते होंगे। मुलायम सिंह यादव के संघर्षों के साथी रहे उनके भाई शिवपाल सिंह यादव। आज समाजवादी पार्टी जहां है उसको सींचने में, उसको आगे ले जाने में उनका योगदान रहा। पार्टी कैसे टूट गई, वो कैसे किनारे, इस पे हम नहीं जानना चाहते हैं, सब लोग जानते हैं। एक इंटरव्यू में कहा शिवपाल सिंह यादव ने कि मुख्यमंत्री हमारा फ़ोन उठा लेते हैं, अखिलेश यादव से हम मिलना चाहते हैं, फ़ोन कर रहे हैं, वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन चाचा गठबंधन करने चाहते हैं अपने भतीजा से, तो वो लगातार मुकर रहे हैं और नकार रहे हैं। आप अखिलेश यादव को बड़ा नेता मानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव को? आप तो 2000 से रहे हैं, उनके कार्यकाल में आपने काम भी किया है। निश्चित तौर पे हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया गया है। और जहाँ तक रही तालमेल की बात, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा जो जसवंत नगर सीट हम दे देंगे चाचा जी को, तो कहाँ बात है ये तलखी की? ये तो गलत तरीके से उड़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। चाचा भतीजा को मिलना चाहिए कि नहीं? चाचा भतीजा हर व्यक्ति का अपना सोच होता है, अपना सोचने का अधिकार और निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग निश्चित है जो अच्छा होगा उसका निर्णय लेंगे। एक बार और पूछेंगे, इस बार आपकी पार्टी 2022 में कितनी सीटें ला रही है? 350 के ऊपर। धन्यवाद।
हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के युवा नेता काली शंकर यादव जी। इन्होंने हमारे प्रश्नों को कहीं भी नहीं टाला, लगातार मुखर होकर जवाब देते रहे, कहीं भी घुमाने की कोशिश नहीं की। जो भी प्रश्न थे उनका प्रतिकार किया और लगातार उस प्रश्नों का उत्तर देते नजर आए। हमने कहीं प्रश्नों को घुमाया लेकिन वो घूमते नजर नहीं आए, सीधा सीधा जवाब दिया। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।